नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केएसपी पे। देखिए दोस्तों, अपने अभी एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है ध्वनि, और ये कक्षा 8 का अध्याय 10 है। इससे पहले अपनी कक्षा 6, 7, 8 है वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें से अपने कक्षा 8 है उसकी फिज़िक्स और ईवीएस के कुछ टॉपिक बाकी है, वो भी अभी अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको राजस्थान बोर्ड की जो 18-19 वाली बुक है उनसे करवाई हैं, क्योंकि जो राजस्थान में अभी एग्ज़ाम होनी है वो इन्हीं बुक से बनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये साफ साफ बोला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको सारे के सारे टॉपिक 2018-19 वाली बुक से करवाए हैं। अगर ये वीडियो आपके पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज के अध्याय में अपने दोस्तों पढ़ेंगे ध्वनि, और ध्वनि पे अपने कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर चर्चाएं करेंगे। वो देखिए कि ध्वनि की उत्पत्ति, मानव के वाक ध्वनि का उत्पन्न होना, और ध्वनि का संचरण, प्रबलता एवं तारतम्य, श्रव्य, अपश्रव्य व प्राश्रव्य ध्वनि, मानवकरण और ध्वनि प्रदूषण, इन बिंदुओं पर अपनी चर्चाएं करेंगे। देखिए कि हम अपने जन्म के साथ ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ कर देते हैं। कोयल की कुहू कुहू, मुर्गे की बांग, पक्षियों की चहचहाहट, गाय का रंभाना, पूजा घरों की घंटी, भजन, हारमोनियम, सितार आदि का संगीत, और न जाने कितनी ही ध्वनियाँ पल प्रतिपल हमारे कानों में प्रवेश करती है। ध्वनि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्या आप जानते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण क्या है? आओ पता लगाएं। इसके लिए देखिए, ध्वनि की उत्पत्ति के लिए गतिविधि है। एक थाली को उल्टा रखकर इसके ऊपर कागज़ के टुकड़ों को 2-3 गोलियां बनाकर रखिए। अब एक चम्मच से इसे बजाइए। आप क्या देखते हैं? कागज़ के टुकड़े ऊपर नीचे क्यों हिलते हैं? ये देखिए, इसी तरीके से रबर बैंड वाली है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए चित्र 10.1 के अनुसार एक रबर बैंड के एक सिरे को दीवार से कील के सहारे बांधकर उसे तानिए। अपने दूसरे हाथ से रबर बैंड को मध्य से खींचकर छोड़िए। क्या ध्वनि उत्पन्न होती है? रबर बैंड की गति का अवलोकन कीजिए। यदि रबर बैंड की गति रोक दी जाए तो क्या ध्वनि सुनाई देगी? उपर्युक्त गतिविधि से स्पष्ट होता है कि रबर को खींचकर छोड़ने पर यह उस पर नीचे की ओर कंपन करता है। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। वस्तुओं में कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ढोल, तबला, ढोलक, विद्यालय की घंटी आदि को बजाकर उन्हें छूकर देखिए, क्या इनमें भी कंपन होते हैं? अब देखिए, मानव के वाक ध्वनि का उत्पन्न होना। जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह वाक ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, आओ करके देखें। इसके लिए गतिविधि है कि गुब्बारे के रबर की लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी 2 आयताकार पट्टियाँ काट लीजिए। इन दोनों को आपस में सटाकर दोनों हाथों से पकड़कर खींचिए। अब इनके मध्य में अपने मुंह से तेज हवा फूंक कर ध्वनि निकालने का प्रयास कीजिए। अपने मित्र को इसे देखने के लिए कहिए। अब यही क्रिया आप अपने मित्र को करने के लिए कहें तथा आप स्वयं इसका परीक्षण करें। फूंक लगाने पर पट्टियाँ खुलती है और बंद होती है तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। ये दोस्तों गतिविधि ये महिला कर रही है, ये वही गतिविधि है। इधर ये मनुष्य के वाक तंत्र है, ये भी देखिएगा। अब देखिए कि मनुष्य के गले की कंठ नली में 2 स्नायु या संधि बंधन होते हैं, जिन्हें हम वाक तंतु कहते हैं। इसकी संरचना को चित्र 10.3 में दिखाया गया है। हमारे वाक तंतु प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। वाक तंतु बोलते समय इस तरह से खिंच जाते हैं कि इनमें एक पतली झिरी बन जाती है। अब फेफड़ों की हवा एवं इस प्रकार झिरी में से तेजी से निकलती है तो वाक तंतु में कंपन पैदा होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया लगभग उसी तरह से होती है जैसा कि चित्र 10.2 में रबर की पट्टियों में कंपन होते हैं। ये देखिए दोस्तों,
दूसरा अपने बंद वाक तंत्र है और खुला वाक तंत्र है। 10.4 में देखिए। अब पढ़ते हैं अपने ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण भिन्न भिन्न माध्यम में किस प्रकार होता है। इसके लिए वायु में ध्वनि का संचरण। ध्वनि उत्पत्ति स्थान से वायु में गति करती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है। वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों के द्वारा होता है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास की वायु के कण भी कंपन करने लगते हैं। हर कंपित कण इन कंपनों को अपने संपर्क में आने वाले अन्य कणों को स्थानांतरित करते हैं। इस तरह ध्वनि के कंपन एक के बाद एक वायु कणों में होते हुए हमारे कानों तक पहुंचते हैं। कान के पर्दे के समीप वाले वायु कण कंपन करते हैं। इनकी टक्कर से कान का पर्दा यानी कर्ण पटक कंपन करता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्या ठोस या द्रव्य में भी ध्वनि का संचरण होता है। इसके लिए देखिए ठोस में ध्वनि का संचरण, और ये इसकी एक गतिविधि है कि एक मीटर स्केल लगभग 2 मीटर लंबा धातु का तार एवं उतनी ही लंबा धागा लीजिए। मीटर स्केल के एक सिरे को अपने कान पर लगाइए तथा दूसरे सिरे पर अपने मित्र को नाखून से हल्के हल्के रगड़ने को कहिए। क्या आपको स्केल पर रगड़ने की ध्वनि सुनाई देती है। इसी प्रकार धातु के तार तथा धागे को तानकर यह प्रक्रिया दोहराइए। एक सिरे को रगड़ने से उसमें उत्पन्न कंपन ठोस के कणों में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। अतः स्पष्ट है कि ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। प्रयोगशाला में संवृत्तर को कंपन कराने के बाद उसको कान के पास लाने पर ध्वनि सुनाई देती है। एक गतिविधि और है दोस्तों कि माचिस की 2 खाली डिब्बियों के अंदर वाले भाग को लेकर उनमें छेद कीजिए। इन छेदों में तीलियों से लंबा धागा बांधिए। 2 विद्यार्थी दोनों डिब्बियों को अलग अलग पकड़कर एक दूसरे से दूर चले जाएं। अब विद्यार्थी डिब्बी को कान के पास रखे। एक विद्यार्थी डिब्बी को कान के पास रखे तथा दूसरा विद्यार्थी डिब्बी में धीरे धीरे बोले। यह आपका खिलौना टेलीफोन है दोस्तों। ये बचपन में अपने करके भी देखते थे दोस्तों, ये खिलौना टेलीफोन अपना। अब देखते हैं अपने द्रव्य में ध्वनि का संचरण, और इसके लिए गतिविधि है कि पानी से भरी बाल्टी में 2 पत्थर को आपस में बजाइए। क्या पास खड़े व्यक्ति को यह ध्वनि सुनाई देती है। निश्चित ही आप इस ध्वनि को भली भांति सुन सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि द्रव्य पदार्थों में भी ध्वनि का संचरण होता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ठोस, द्रव्य व गैस यानी वायु तीनों माध्यमों में ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्वनि का संचरण है ये निर्वात में नहीं होता है, यानी उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अपने नोट्स में अच्छे से नोट कीजिएगा। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव्य में तथा सबसे कम वायु में होती है। दूसरा बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। और तीसरा बिंदु है चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री से आपस में बातचीत नहीं कर पाता है क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं होती है। अब पढ़ते हैं अपने आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। चित्र 10.6 के अनुसार कंपन कर रही वस्तु अपनी माध्य स्थिति O से अधिकतम विस्थापन की स्थिति A पर जाती है। ये चित्र में साथ साथ देखिएगा दोस्तों। तथा पुनः O पर आते हुए नीचे की ओर अधिकतम बिंदु B तक जाती है और फिर ऊपर की ओर गति करते हुए पुनः O पर आती है। इस प्रकार एक कंपन पूर्ण होता है, जिसे निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए A है, ये O तक जाएगा, फिर O B तक जाएगा, फिर B से वापस O तक और फिर A तक, यानी ये अपने क्या हो जाएगा, इसका एक कंपन हो जाएगा। अब इसमें पढ़ते हैं अपने आयाम। कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। चित्र में आयाम OA बराबर OB है, ये चित्र में दर्शा रखा है। आवृत्ति देखिए, दी गई सारणी में कंपन कर रही 3 वस्तुओं से संबंधित तथ्य है। सरल गणना करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
ये दोस्तों प्रैक्टिकली है, ये टेबल आप वीडियो को पॉज करके एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी इस वीडियो को करके देखा गया उसके फ्रैक्शन है ये। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या अधिक है। स्पष्ट है कि ए में प्रति सेकंड कंपनों की संख्या अधिकतम एवं वस्तु सी में न्यूनतम है। यानी 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो वो ये आपने को याद रखनी है, इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा। उपयुक्त सारणी में आपने कंपनों की कुल संख्या में कंपनों में लगे समय का भाग देकर प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज्ञात की है। अतः हम कह सकते हैं कि आवर्ती निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। यानी आवर्ती का जो मात्रक है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, ये कंपन प्रति सेकंड होता है, जिसे हर्ट्ज भी कहते हैं। आवर्ती इज इक्वल टू होता है कंपनों की कुल संख्या बटे कंपनों में लगा समय। अब पढ़ते हैं अपने कंपन काल या आवर्तकाल। एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल एवं आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, यानी आवर्तकाल इक्वल टू होता है 1 आवर्ती। अब पढ़ते हैं प्रबलता एवं तारतम्य। प्रत्येक व्यक्ति, जंतु, वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे कानों में ध्वनियों के अनुभव को 3 लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये 3 लक्षण प्रबलता, तारतम्य एवं गुणता है। क्या हम केवल प्रबलता एवं तारतम्य पर चर्चा करें? यहाँ हम केवल प्रबलता एवं तारतम्य पर चर्चा करेंगे। गुणता के संबंध में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रबलता किसे कहते हैं आओ समझते हैं। इसके लिए देखिए ध्वनि की प्रबलता एफ बिंदु पढ़ते हैं अपनी, और इसके लिए गतिविधि है कि एक थाली या अन्य धातु पात्र पर चम्मच से पहले धीरे, बाद में जोर से चोट कीजिए। किस स्थिति में ध्वनि तीव्र या अधिक प्रबल है तथा किसमें क्षीण या कम प्रबल है? आपने ढोल या ढोलक बजाते हुए भी देखा होगा कि जब इन पर जोर से चोट की जाती है तो तीव्र या अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, किंतु जब हल्की चोट की जाती है तो कम प्रबल या क्षीण ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे दी गई सारणी 10.2 में दिए गए जोड़ों में से क्षीण व प्रबल ध्वनियों की पहचान कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आप टेबल है, इसको वीडियो को रोक के आप एक बार देखिएगा। जब आप धीमे बोलते हैं तो कम तीव्रता या प्रबलता की ध्वनि निकलती है, लेकिन जोर से बोलने पर अधिक प्रबलता की ध्वनि निकलती है, जिसकी तीव्रता या प्रबलता अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल है। ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। अपने दैनिक जीवन के अन्य अनुभवों से भी ध्वनि के प्रबल या क्षीण होने के उदाहरण खोजिए एवं इन पर चर्चा कीजिए। अब पढ़ते हैं अपनी तारतम्य। इसके लिए देखिए गतिविधि है, एक चिमटा एवं घंटी को बजाकर देखिए किसकी ध्वनि महीन, तीखी या बारीक है तथा किसकी ध्वनि मोटी या बारीक है। आप अपने अनुभव के आधार पर ध्वनि यंत्रों के जोड़े बनाकर उनकी ध्वनियों को क्षीण यानी बारीक या भारी यानी मोटी आवाज़ में वर्गीकृत कीजिए। जैसे स्त्री व पुरुष में सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ महीन होती है तथा पुरुषों की आवाज़ अपेक्षाकृत भारी होती है। ध्वनि के क्षीण यानी महीन अथवा भारी या मोटी होने के लक्षण को तारतम्य कहते हैं। ध्वनि का तारतम्य ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतम्य या आवृत्ति अधिक होने के कारण महिलाओं और बच्चों की आवाज़ पुरुषों की तुलना में सुरीली व बारीक होती है। अतः स्पष्ट है कि उच्च तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यून होती है। इनके कारण भी खोजिए। देखिए कि ढोलक की ध्वनि की अपेक्षा सितार की ध्वनि अधिक मधुर लगती है, क्योंकि क्या होता है जो तारतम्य है ये सितार का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। और कोयल और कोयल की ध्वनि में कोयल की ध्वनि अधिक मधुर लगती है। तो इसका भी कारण यही होगा दोस्तों। अपने आसपास की ध्वनियों की तुलना करके पता कीजिए कि किस ध्वनि का तारतम्य अधिक है तथा किसका कम है। अब तक के विवेचन से आप ध्वनि की प्रबलता और तारतम्य में अंतर समझ गए होंगे। विभिन्न वस्तुओं की प्रबलता एवं तारतम्य की भिन्नता के कारण हम
उनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे कि शेर की दहाड़ की प्रबलता मच्छर की भिनभिनाहट से अधिक होती है, किंतु शेर की दहाड़ का तारतम्य मच्छर की भिनभिनाहट से कम होता है। यह भी अनुभव कीजिए, एक ही वाद्य यंत्र से भी अलग अलग तारतम्य की ध्वनि निकलती है। किसी हारमोनियम के अलग अलग बटन को दबाने पर अलग अलग तारतम्य या अलग अलग तारतम्य या आवृत्ति की ध्वनि निकलती है। क्या किसी बांसुरी के अलग अलग छेद को खोलकर बजाने पर तारतम्य में अंतर होता है? क्या आप अपने आसपास उपलब्ध वाद्य यंत्रों को बजाकर तारतम्य के बदलने का अनुभव कीजिए। दोबारा देखिए दोस्तों, आप अपने आसपास उपलब्ध वाद्य यंत्र को बजाकर तारतम्य के बदलने का अनुभव कीजिए। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आओ जानें। अब पढ़ते हैं अपने श्रव्य, अपश्रव्य व पराश्रव्य। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको अपने नोट्स में नोट कीजिएगा कि हमारे कान कम से कम 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं तथा अधिकतम 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं। इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम तथा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं? देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग रोगों के निदान के लिए प्रयुक्त अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में सोनोग्राफी कहते हैं। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में होता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने तथा पनडुब्बी की स्थिति व चाल ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो ये इसकी यूज है, वो आपको याद रखना है। किन में? सोनोग्राफी में, सोनार में, और पनडुब्बी की स्थिति वगैरह ये नापने हैं ना, इसमें की जाती है सोनार के द्वारा। अब अपने इसके लिए चेतावनी है दोस्तों एक कि सोनोग्राफी का प्रयोग गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास व स्वास्थ्य की जांच में किया जाता है। कुछ लोग जांच के दौरान शिशु के लिंग का पता लगाते हैं तथा गर्भस्थ शिशु कन्या है तो गर्भपात करवा देते हैं। इसे भ्रूण हत्या माना जाता है। हमारे देश में लिंग जांच के लिए भ्रूण परीक्षण करना या करवाना दोनों ही एक कानूनी अपराध है। समाज में बेटियों को भी जीने का समान अधिकार है। यह भी जानिए कि कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़, चूहे, व्हेल आदि पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग खोजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने में करते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करके परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि को सुनता है, जिससे उसे अवरोध का पता चलता है। इसी कारण वह रात्रि के अंधेरे में भी उड़ सकता है। अब पढ़ते हैं अपने मानव कर्ण। मानव के कान के बाहरी भाग की आकृति कीप नुमा होती है, जिसे पिन्ना कहते हैं। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसे श्रवण गुहिका कहते हैं। इस नली के सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। यह झिल्ली कर्णपटक कहलाती है। कर्णपटक को सामान्य भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटक को कंपित करते हैं। कर्णपटक कंपनों को अंतःकरण तक भेज देता है। यहाँ से श्रव्य तंत्रिका द्वारा संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। यह मानव कर्ण है, ये चित्र में दर्शा रखा है, इसको भी आप देखिएगा कि कान। इसके लिए गतिविधि हो रहा है कि कान के पर्दे के कंपन की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित गतिविधि कीजिए। कागज़ का एक गिलास लीजिए, इसके पेंदे वाले भाग को काट लीजिए। इसके एक सिरे पर रबर के गुब्बारे की झिल्ली को तानकर बांध दीजिए। इसके ऊपर थर्माकोल के 4-5 सूक्ष्म टुकड़े रखिए तथा किसी विद्यार्थी को खुले सिरे पर कुछ शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहें। ध्यान से देखिए थर्माकोल के टुकड़े ऊपर नीचे क्यों उछलते हैं। अब पढ़ते हैं अपने ध्वनि प्रदूषण। आपके अनुभव की
गई ध्वनि में से कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि तथा अप्रिय ध्वनियों को वर्गीकृत कीजिए। सुस्वर ध्वनि यहाँ कानों को प्रिय या सुखद लगती है। वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुस्वर होती है। वे ध्वनियाँ जो कानों को अप्रिय लगती है उन्हें शोर कहते हैं। जैसे यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि, अत्यंत प्रबल ध्वनि युक्त संगीत, निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि इत्यादि। हल्की ध्वनि जैसे श्वास लेना जिसकी तीव्रता 10 डेसिबल तक, धीमी बातचीत की तीव्रता 20 से 30 डेसिबल, रेडियो संगीत या सामान्य रूप की तीव्रता ये 50 से 60 डेसिबल तक होती है। ध्वनि की तीव्रता 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनि सामान्य व कर्णप्रिय लगती है। 50 से 80 डेसिबल की ध्वनि हम सहन कर सकते हैं, जैसे हल्का यातायात हो गया, विद्यार्थियों का शोर हो गया, सामान्य संगीत आदि। और 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को असह्य या माना जाता है, चाहे वह सुर में संगीत ही क्यों ना हो। यानी जिसकी इतनी आवृत्ति होगी तो अगर वो संगीत है तो भी वो क्या होगा, शोर ही होगा, या अपने कहेंगे ऐसे माना जाएगा। ध्वनि प्रदूषण निरंतर होने वाले तीव्र शोर जैसे मोटर गाड़ियों की आवाज़, रेल इंजन की आवाज़, कारखानों, लाउडस्पीकर की ध्वनि आदि से होता है। दैनिक जीवन की गतिविधियाँ प्रभावित होती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे चिड़चिड़ापन, निद्रा, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम होना व कभी कभी बहरापन भी आ जाता है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। यातायात के समस्त वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू विद्युत उपकरणों में शोर कम करने वाली साइलेंसर का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित होने चाहिए। तीसरा है टेलीविज़न व लाउडस्पीकर की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। और चौथा है सड़कों व वाहनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए ताकि ध्वनि अवशोषित हो सके। यह भी जाने कि भारतीय संगीत प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें संगीत के 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी और दोबारा सा आ जाता है। संगीतकार इन सुरों का उपयोग कर सुमधुर संगीत की रचना करते हैं। भारतीय संगीत में विभिन्न राग रागिनियाँ होती हैं जो इन 7 सुरों पर ही आधारित होती हैं। ये दोस्तों पाठ का सार है। वीडियो को रोक के आप इसको ज़रूर देखिएगा। इस पाठ में आपने क्या सीखा है वो है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो किसमें नहीं होता है ध्वनि का संचरण? ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। किसी कण या वस्तु की मध्य स्थिति के ऊपर नीचे या इर्द गिर्द की गति को क्या कहते हैं? उसका आयाम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, आयाम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? 331 मीटर प्रति सेकंड, यानी द हो जाएगा। एक कंपन में लगे समय को कहते हैं, तो एक कंपन में लगे समय को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। और सॉरी, इसका राइट आंसर आवर्तकाल हो जाएगा। एक कंपन में लगा समय है, ये आवर्तकाल होता है। और ध्वनि वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है, तो ये कथन सत्य है या असत्य वाले हैं? दोबारा देखिए इसको, ध्वनि वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल सही है, तो ये सत्य कथन है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, तो माध्यम आवश्यक होता है, निर्वात नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर नहीं है ये, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर है ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये सही है। फिर है ध्वनि के प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, तो ये बात भी सही है। मानव या मनुष्य के, देखिए दोबारा देखिए, इसमें मनुष्य में वाक ध्वनि का मुख्य स्रोत है, तो वाक तंत्र है, इसका राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को कहते हैं, तो पराश्रव्य तरंगे कहेंगे, तो इसका पराश्रव्य हो जाएगा। और फिर है आवृत्ति का मात्रक होता है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, और या अपने कहेंगे प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो प्रबलता है ये आयाम पर डिपेंड करती है, तो इसका राइट आंसर आयाम हो जाएगा। और ध्वनि का तारत्व खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो
आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।